के बाद मिल रहे हैं। और इस कोरोना की महामारी ने हमें एक चीज जरूर सिखाई कि हम भले भौतिक रूप से दूर हों, लेकिन हमारी दूरियां वर्चुअली कंप्लीट की जा सकती हैं। और इसलिए सेमिनार की जगह वेबिनार की शुरुआत हुई। इस वेबिनार के माध्यम से भी हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं और इसकी एक अच्छी शुरुआत हो रही है। तो मैं GM HRD जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि जिनके प्रयासों से आज हम आपके सामने हैं। यहाँ पर बनारस में बैठकर हम सिंगरौली में और MCL सिंगरौली के विभिन्न प्रोजेक्ट्स के लोगों से बात कर रहे हैं। समय भी बहुत उचित है क्योंकि पर्यावरण की जो परिस्थिति है, जिसके कारण इस तरह की एक महामारी वैश्विक रूप लेती है और हम सब सिमट जाते हैं घरों में डरकर एक वायरस से। हुआ क्या, उसको समझना भी जरूरी है, विकास भी जरूरी है, आगे भी बढ़ना है, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो इस पर भी हम बात करेंगे। तो मैं एक बार और धन्यवाद दूंगा GM CP झा साहब को, क्योंकि हमारी जो डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं IIT BHU और MCL की, उसको आगे ले जाने का, उसको संभालने का, उसको एक दिशा देने का काम झा साहब भी करते हैं। तो मैं पुनः एक बार सबका स्वागत करता हूं, सबको धन्यवाद देता हूं और पर्यावरण दिवस पे एक बार आप सबको मुबारकबाद देता हूं कि कुछ तो बचा है अभी, रखना है सहेज कर। आप सोचिए, भारत जिसकी जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या की मात्र 2.7% है और वो 17% आदमी या ह्यूमन पॉपुलेशन को ढोता है। 2.7% की आबादी 17% की पॉपुलेशन को ढोते हुए भी अगर जैव विविधता उसकी करीब 10% बची है तो उसके पीछे कारण क्या है? आज के जो एनवायरनमेंट डे है उसका थीम है बायोडायवर्सिटी, जिसे जैव विविधता कहते हैं। तो हम उसको भी फोकल में रखेंगे, सेंटर में रखेंगे और अपनी बात करेंगे। तो इसलिए आज का जो टॉपिक हमने चुना है उसका नाम दिया है भारतीय विमर्श, जैव विविधता एवं पर्यावरण। तो चलिए हम इस पे अपनी बात रखते हैं और जानते हैं कि हम कैसे आगे बढ़ें। आज के डिस्कशन के हमने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जो आपको दिख रहा होगा क्योंकि हम शेयर किए हैं स्लाइड। पहला पॉइंट है जैव विविधता और पर्यावरण, ये क्या है। दूसरा है आज का परिदृश्य क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रेजेंट सिनेरियो। फिर उसके पीछे कारण क्या है। कारण को मैंने दो भाग में बांटा है, इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न एंड अदर फिलॉसफीज एंड उपभोक्तावाद। जो दूसरी विमर्श हैं, पश्चिमी विमर्श हैं, उनका असर हुआ, या जो उपभोक्तावाद आधुनिक काल में आया, क्या उसका असर है। दूसरा पार्ट है सुपीरियरिटी ऑफ ह्यूमन स्पीसीज एंड सूरज चांद, एवरीथिंग इज मेड फॉर अस। कुछ संस्कृतियां ऐसी हैं जहां यह सिखाया गया है कि सूरज और चांद भी शायद टाक दिया गया है इस आकाश पे आदमी तुम्हारे लिए। तो शायद इन सोचों ने कितना असर डाला है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसका सलूशन क्या है, कैसे इस परेशानी से हम बाहर निकलें, उसके लिए रीजन बताया गया है कि हमें जो ओल्ड प्रैक्टिसेस हैं सनातन की या भारतीय विमर्श की, शायद उसकी तरफ बहुत गंभीरता से देखना होगा और उसको कैसे रिवर्स करना होगा। तो फिर भी शायद हमें भारतीय विमर्श ही सहायक होगा। इन बातों को हम थोड़ा डिटेल में आज बात करेंगे। आप जैसा जानते हैं कि जैव विविधता क्या है, कितने तरह के जीव हैं, जीव जंतु चर अचर इस धरती पे, वो डाइवर्सिटी होती है और वो किस तरह से चेंज करते हैं, क्योंकि कुछ स्पेसीज क्रिएट होती हैं और कुछ स्पेसीज एलिमिनेट होती हैं और ये परंपरा चलती रहती है। आप देखेंगे कि इंडिया एक मेगा डाइवर्स नेशन है। यहाँ पर 10% से ज्यादा स्पेसीज है और इसका रीजन शायद हमारा है रिच कल्चरल हेरिटेज, जिसने हमें रहना सिखाया, सीखना, उनके साथ सद्भावपूर्ण ढंग से रहना सिखाया। और मैंने पहले ही कहा था कि 2.1% आप एरिया होते हुए भी, 17% आबादी का बोझ होते हुए भी आज हमारे पास 8% से ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है। 91,000 तरह के जानवर, आप समझे 6.5% वर्ल्ड फौना, फ्लोरा एंड फौना, 60,000 इंसेक्ट स्पीसीज। मतलब कहने का मतलब एक वैरायटी है हमारे पास, जरूरत है कि उनको बचाया कैसे जाए। क्योंकि आप देखेंगे जब से आधुनिक काल का शुरुआत है, जब से उद्योगीकरण शुरू हुआ या रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं, जब से ग्रोथ शुरू हुआ, तब से आप देखेंगे इनका एलिमिनेशन रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया। और
एक तरह से हम कह सकते हैं कि मानवों ने इस पूरे प्लैनेट को बुरी तरह से आतंकित करके रखा है। उसको सुधारा कैसे जाए, उसको आपको सीखना पड़ेगा। अब एक फोटोग्राफ आपके सामने है, दो चित्र हैं। एक बनारस के 80 घाट का चित्र है, बाईं तरफ दिख रहा है, और दाहिनी तरफ आपको दिख रहा है जो बहुचर्चित कांड हुआ है अभी केरल में। आप देखेंगे बनारस के घाट के सीन में आप क्या देखते हैं, एक साधु जी सो रहे हैं और उनके ऊपर चिपक के एक बंदर बड़े प्रेम से सो रहा है। और दूसरे तरफ आप देखेंगे कि हाथी, मरा हुआ हाथी है, हथनी है, और उसके पेट का जो मृत बच्चा है। ये घटना बहुचर्चित हुई, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा दिखाया गया। तो उसके बाद एक तरह से कह ले कष्ट का समय था, मेरे मन में भी विचार आया और मैंने 2 लाइन उस पर लिखा है, वही मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये फर्क है 2 विचारधाराओं का। मैंने यहाँ काशी और केरल रख लिया है, तो केरल के लिए कोई आक्षेप नहीं है, मतलब एक संस्कृति गई जहां पर जानवरों को जानवर न मान के, अपने बराबर का प्राणी न मान के, उन्हें कुछ भी कष्ट देने की मानसिकता जो हावी होती है, उन 2 धाराओं की मैं बात कहता हूं। प्राणियों में सद्भाव हो, ये पहली धारा है, और दूसरी धारा है कि केवल जानवरों में नहीं बल्कि इंसानों में भी फर्क है। तो मुझे इन दोनों धाराओं को बांटना होगा। इंसानों के जानवरों से रिश्ते बनते हैं जब हम बंदरों को केले खिलाते हैं, उन्हें हथेली में रखकर मूंगफली देते हैं, गाय, कौवे और कुत्ते के लिए रोटी का ग्रास निकालते हैं, कबूतरों को दाना देते हैं और गौरैया के लिए पानी निकालते हैं। यह परंपरा है देश की, जिसमें पशु पक्षियों को भी प्रजा समझा जाता है। बेशक वोट देना उनका अधिकार नहीं है, तो क्या वो बोल नहीं सकते, बेजुबान है तो क्या, उनका भी हक है इस देश पर, उन्हें भी हक है जीने का। आज एक हथनी की हत्या हुई है, भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा है, लेकिन कहाँ जाती हैं वो भावनाएं जब रूढ़ियों का वास्ता देकर गलियों में मूक पशुओं की कुर्बानी दी जाती है, परंपराओं का नाम लेकर उनकी बलि दी जाती है। ये बेचारे जानवर बोल नहीं सकते, अपनी वेदना व्यक्त नहीं कर सकते, खामोश निगाहें इनकी हमारी ओर ताकती रहती हैं, रहम की भीख मांगती हैं, और हम दरकिनार कर देते हैं उनके मर्सी पिटीशन को। दंभ और मद में चूर होकर दे देते हैं उन्हें मृत्युदंड, वो भी बिना कोई कारण बताए। आखिर क्या अधिकार है हमें पशु से भिन्न कहलाने का? खुदा या भगवान की सबसे खूबसूरत मूरत खुद को बताने का नहीं कोई अधिकार, नहीं कोई है हक कि हम कई बड़ी बड़ी बातें करें। अगर हम सचमुच कुछ करना चाहते हैं तो शुरुआत खुद से करें, वादा खुद से करें कि जीवों के प्रति दया रखेंगे, जीवों की हत्या नहीं करेंगे, पशुओं को जीने का अधिकार देंगे, पशु पक्षियों की हत्या में सहयोग नहीं करेंगे और न उसका कारण बनेंगे, और हो सके तो हम जरूर निरामिष बने या वेजिटेरियन बने। ये मेरी अपील है, लेकिन सबका अधिकार है, उसको अपने अनुसार से सोचना होगा। तो इसके बाद हम थोड़ी सी बात करते हैं नीड और ग्रीड की। थोड़ा जो सबसे जरूरी 3 चीजें हैं हमारे लिए, जरा सोचिए। एक तो ऑक्सीजन, दूसरा खाना और तीसरा पानी। तीनों के विमर्श को जरा ध्यान देंगे। ऑक्सीजन जब हवा शुद्ध होगी तभी मिलेगा, और हवा तभी शुद्ध होगी जब हमारा पर्यावरण पूरी तरह विकसित होगा। अगर हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे और कम से कम वायु प्रदूषित करेंगे तो शायद हवा शुद्ध होगी। नहीं तो आप परिकल्पना करिए कि कहीं अगर ऑक्सीजन आपको खरीदना पड़ गया तो क्या आप या हम ऑक्सीजन खरीद सकते हैं? ये संभव नहीं होगा कि हम पूरे परिवार के लिए ऑक्सीजन खरीद पाए। दूसरी बात है फूड। वहां ये सोचना होगा वो किसान जिसको हम एकदम गरीब कहते हैं, वो गरीब क्यों है? 130 करोड़ की ये देश की आबादी, और वो 400 करोड़ लोगों के लिए भोजन पैदा कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं परेशानी है प्रशासन में, परेशानी है इंजीनियर्स की कैपेबिलिटीज में कि शायद वो इतना बढ़िया स्टोरेज सिस्टम डिवाइस नहीं कर पा रहे हैं, प्रशासन उतना बढ़िया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क विकसित नहीं कर पा रहा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि केवल एक महानगर, बंबई जैसे महानगर में 2 करोड़ लोगों का खाना चूहे खा जाते हैं। तो आप सोचिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हम विकास के उचित रास्ते पर चल रहे हैं? तीसरा है वाटर। वाटर में तो एक रॉन्ग परसेप्शन है। बचपन से हमें सिखाया गया है कि ये प्लैनेट ब्लू प्लैनेट है। ब्लू प्लैनेट का मतलब हम जब ऊपर से देखते हैं तो ये धरती नीली दिखती है, और कहा जाता है इसका 75% भूभाग जल से भरा हुआ है।
और हम इंजीनियर्स हैं, और आज जो ज्यादातर सुनने वाले लोग हैं वो इंजीनियर्स हैं। जरा सोचिए, अगर मैं एक बार एक काम करता हूं कि पूरी धरती का पानी निकालकर एक गोला बनाता हूं, एक ठोस गोला, वहां समुद्र का पानी भी निकालूंगा, वातावरण का पानी निकालूंगा, नदियों का, झीलों का, तालाबों का, अंडरग्राउंड वाटर भी निकालूंगा और उसे मिलाकर एक गोला बनाऊं, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस गोले का व्यास केवल 1385 किलोमीटर का होगा। कहा एक तरफ हम कह रहे थे कि 75% जल है, लेकिन आप सोचिए इतनी बड़ी धरती पर अगर जल एक जगह रख दिया जाए तो वो जल केवल 1385 किलोमीटर के एक ठोस गोले के बराबर है। लेकिन स्थिति और चिंताजनक होगी, आप सब पानी पी नहीं सकते, इतना आसान नहीं है। तो पीने योग्य पानी कितना है अगर उसको देखा जाए, और नदियों, झीलों और अंडरग्राउंड वाटर जो आसानी से निकल सकता है उसको निकालकर अगर एक गोला बनाया जाए तो आपको जानकर आश्चर्य होगा उस गोले का व्यास केवल 273 किलोमीटर होगा। मतलब बनारस से लखनऊ तक की भी दूरी का व्यास नहीं होगा उस गोले का, डायमीटर विल बी लेस देन दैट। अब आप सोचिए कितना पानी है आपके पास। जो बहुत ज्यादा पानी दिख रहा था शायद अब आपको कुछ कम दिख रहा हो, लेकिन स्थिति उससे भी बुरी है। हमने बहुत से नदियों को डिग्रेड कर दिया है। अपने कल कारखानों से निकलने वाला जो अवजल है और शहरों से निकलने वाला मलजल, एफ्लुएंट और सीवेज वाटर हम कहां डालते हैं? अपनी नदियों में डालते हैं। और आज ज्यादातर नदियां मृत प्राय हो गई, कितनी तो नष्ट हो गई, कितनी मर रही हैं, कितनी चोक हो गई। और तालाबों की हालत आप देखिए, तालाब पाट दिए जा रहे हैं, शहरों में उसमें कॉलोनी बन रहे हैं, कुएं तो कहां गए पता ही नहीं चला। तो आप सोचिए अब उस स्थिति में जो अवेलेबल जल है, शुद्ध मीठा जल पीने योग्य, अगर उसका एक ठोस गोला बनाया जाए तो वो कितना बड़ा होगा। अब आपको जानकर बहुत दुख होगा, उस गोले का व्यास केवल 56 किलोमीटर होगा, 56 किलोमीटर। आप सोच सकते हैं इतने छोटे गोले में जो जल है और इतनी बड़ी जनसंख्या, 7 अरब लोगों को पानी पीना है, और पानी अवेलेबल है 56 किलोमीटर के गोले में। अगर हम अब भी न चेतें तो जो कहा जाता है कि थर्ड वर्ल्ड क्या किससे होगा, जल के लिए होगा, वो सत्य ही होगा। तो हमें चेतना होगा। और अंतिम कारण हमने लिखा है, हैजार्ड्स ऑफ इंडस्ट्रीज एंड लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट। हमारा माइनिंग इंडस्ट्री भी उसी में आता है। माइनिंग इंडस्ट्री से बायोडायवर्सिटी को बहुत ज्यादा खतरा है अगर हम आज न चेते तो। मेरे कहने का यह मतलब नहीं है कि हम विकास नहीं करेंगे, हम कोयला नहीं निकालेंगे। अगर हम कोयला नहीं निकालेंगे तो हमारा विकास कैसे होगा, ऊर्जा की हमारी जरूरतें कैसे पूरी होंगी। और जब तक पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन बढ़ता नहीं तब तक विकास होता नहीं। लेकिन यहां हमें थोड़ा भारतीय विमर्श पर ध्यान देना होगा और जरा कबीर की बात पर भी ध्यान देना होगा। कबीरदास ने कहा था, जस की तस रख दीनी चदरिया। आप प्रयोग करिए, लेकिन प्रयोग करने के बाद, उपभोग करने के बाद अपने आने वाली पीढ़ी के लिए आपको ज्यों की त्यों पृथ्वी को लौटाना है। आप माइनिंग करते हैं, माइनिंग एक्टिविटीज होती है, उससे बायोडायवर्सिटी पर बहुत बुरा इंपैक्ट होगा। फ्लोरा एंड फौना नष्ट होता है। स्पीसीज जो आंखों से नहीं दिखते, बैक्टीरिया, वायरस, कीटाणु, उनकी बहुत ज्यादा हत्या होती है। लेकिन अगर हम एक बार माइनिंग को जब अबंडन करते हैं, उसको फिर से रीजुवनेट करें, हम कोशिश करें कि एक तो हमारी माइनिंग प्रैक्टिसेस हो, वो मिनिमम पोल्यूशन क्रिएट करें, और दूसरा जो माइनिंग जहां खत्म हो गया है उसको हम ज्यों का त्यों हरा भरा करके, तालाबों से सुसज्जित करके, झीलों से सुसज्जित करके, पेड़ों से सुसज्जित करके कैसे वापस लौटा पाए, इस पे हमें ध्यान देना होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैंने एक छोटा सा रेफरेंस दिया है 1982 में आई हुई एक पिक्चर का, द रोड। और ये पिक्चर हमने भी देखी थी जब हम बीटेक फर्स्ट ईयर में थे, और उसमें एक प्रेडिक्शन था कि एक समय ऐसा आएगा कि दुनिया में इतनी जबरदस्त ग्लोबल वार्मिंग होगी कि कहीं रहने लायक जगह नहीं होगी। और इस चित्र में देखें, एक पिता अपने पुत्र के साथ दक्षिण और पूरब की दिशा में जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि माना जाता है कि दक्षिण और पूरब के दिशा में विकास शायद कम होता है, शायद वहां जीने लायक स्थिति हो। लेकिन अंत में वो बचता नहीं है और वो भी खत्म हो जाता है। ये इंडिकेशन है कि धरती की दशा बुरी हो रही है, धरती बीमार हो रही है, और अगर हम आज नहीं चेतेंगे तो ये धरती शायद
हमारा सहारा नहीं बन सकती, इसलिए हमें थोड़ा ध्यान देना होगा। रीजन्स की बात हम जरा डिटेल में करें तो एक सबसे खतरनाक इंडस्ट्री जो मुझे दिखती है वो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री है। क्योंकि आज पुरुष प्राकृतिक सुंदरता पे, पुरुष कहने का मतलब महिला हो चाहे पुरुष हो, मैं पूरे मानव जाति की बात कर रहा हूं, शायद वो प्राकृतिक सुंदरता पे विश्वास नहीं करता, वो कृत्रिम सुंदरता पे विश्वास करता है। वो शायद सुबह उठकर व्यायाम करके स्वस्थ पुरुष और सुंदर पुरुष बनने की फिराक में नहीं है, वो शायद कॉस्मेटिक्स का यूज करके, बढ़िया कपड़ा पहन करके, बढ़िया जूता और बढ़िया बेल्ट लगाकर जाने में ज्यादा विश्वास करता है। आपको विश्वास होना चाहिए, आपको जानकर दुख होगा कि विग इंडस्ट्री हो, चाहे लेदर इंडस्ट्री हो, चाहे कॉस्मेटिक इंडस्ट्री हो, हमारे पानी को जहर बना रहा है। या तो हम जीरो डिस्चार्ज इंडस्ट्री ही बनाएं या इनका प्रोडक्शन ऐसा करें कि वो ग्रीन प्रोडक्शन हो, तभी प्रॉब्लम सॉल्व होगा। हमारे जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उससे बायोडायवर्सिटी का बहुत नुकसान हो रहा है, चाहे बड़े बड़े हाईवे प्रोजेक्ट हो, चाहे मेगा बिल्डिंग्स हो, इससे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, मास डिस्ट्रक्शन। तो उस डिस्ट्रक्शन को कम करने के लिए जरूरत है कि प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के साथ साथ हम जितना नुकसान करें उसकी डबल भरपाई करें, तो शायद कुछ बेहतर होगा। नेचुरल रिसोर्सेज को जो हम निकालते हैं तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ पेड़ पौधे तो अपनी जान खुद ही खो देते हैं। अगर कहीं माइका की माइंस है तो वहां कुछ विशेष तरह की स्पेसीज ट्री की डेवलप होगी, वहां अगर कुछ दूसरे और है तो कुछ दूसरे तरह का पेड़ आएगा। तो जरूरी है कि अगर हम माइनिंग करते हैं, माइनिंग एक्टिविटी करते हैं, रिसोर्सेज को डिप्लीट करते हैं, तो कुछ रिसोर्स जरूर वहां छोड़ें जिससे वहां की नेटिव स्पेसीज को जिंदा रहने का मौका मिले। तो रिक्लेमेशन एक बहुत बड़ा टास्क होगा। दूसरा है अंधाधुंध हत्या जानवरों की। आपको जानकर अब आश्चर्य होना चाहिए, किसको दुख होगा किसको नहीं, मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन 7 अरब 700 करोड़ की आबादी में केवल 60 करोड़ शाकाहारी है और 640 करोड़ मांसाहारी है। ऊपर से मांसाहारी में कोई सीमा ही नहीं है। मैं आपको बता दूं कि यूरोप के 127 देश हैं, उनकी कुल आबादी 60 करोड़ से कम है, मतलब शाकाहारियों की कुल आबादी से कम है। लेकिन कहा जाता है कि नाभिकीय हथियार भी उतने खतरनाक नहीं है जितने की पश्चिमी सभ्यता में या पश्चिमी देशों के डाइनिंग टेबल पर प्रयोग किए जाने वाले चम्मच और छुरी। आपको जानकर दुख होगा कि यूरोप और अमेरिका के लाइव स्टॉक कप इंडस्ट्री से जितनी ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन होता है, एमिशन होता है, वो पूरे दुनिया के ट्रांसपोर्ट के एमिशन से 1.5 गुना ज्यादा होता है। आप पे विश्वास करेंगे? जितने भी बस चल रहे हैं, जितनी भी ट्रेन चल रही है, जितने भी हवाई जहाज चल रहे हैं, इन सबों से जितना CO2, CO और नाइट्रस ऑक्साइड निकलता है उससे 1.5 गुना ज्यादा केवल जो हम खेती कर रहे हैं, एक तरह से लाइफ स्टॉक की खेती कर रहे हैं। आपने मैड काउ डिजीज का नाम शायद नहीं सुना हो, सबने अगर सुना होगा तो आश्चर्य करेंगे। गाय एक शाकाहारी जानवर है, लेकिन पश्चिम के लाइवस्टॉक इंडस्ट्री में, लाइवस्टॉक फार्म हाउसेज में गायों को गायों का अवशेष खिलाया जा रहा है जिससे वो जल्दी बढ़े। आप सोचिए हम कितने लालची हो गए हैं कि अपनी पूर्ति के लिए हम कहां तक जा रहे हैं, प्रकृति के साथ कितना छेड़छाड़ कर रहे हैं। अतः अगर जब तक हम नहीं चेतेंगे तो हमें जरूर खतरा आने वाला है और कह सकते हैं 6th मास एक्सटिंक्शन होने वाला है। 5 बार ऐसे हो चुका है जिसे हम प्रलय कहते हैं। तो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन केवल न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, हमारे चम्मच और छुरी भी, हमारे खाने का अंदाज भी शायद है। तो मैं आपसे जरूर अनुरोध करूंगा कि मांसाहार को धीरे धीरे कम करें। खत्म कर देना इतना आसान नहीं होता, लेकिन प्रैक्टिसेस को जरूर कम करें, क्योंकि आपको जो न्यूट्रिशन चाहिए वो सारा आपको शाकाहार में मिल सकता है। इस पे जरूर ध्यान देंगे। नेचुरल रिसोर्सेज पर क्या असर हो रहा है देखिए, एक्सेसिव माइनिंग इज डिस्ट्रॉइंग द फॉरेस्ट, और जब हम मिनरल को डक करते हैं तो नेटिव स्पेसीज खत्म होती है। हम अपने अवजल को जब गंगा और वरुणा या किसी और नदियों में डालते हैं तो नदियां मरती हैं। वॉलेटाइल ऑर्गेनिक्स और जितने भी प्रदूषक पावर प्लांट, सीमेंट इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट से निकलता है वो हवा में जहर पैदा कर रहा है। एक्सेसिव यूज जो केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का हो रहा है वो हमारी जमीन को भी डेजर्टिफिकेशन कर रहा है, रेगिस्तान बना रहा है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा
कि जो जमीन पर यूनिट स्क्वायर इंच कितना प्रेशर पड़ना चाहिए जिससे वो उपजाऊ हो, और जब प्रेशर उससे हम बढ़ा देते हैं तो रेगिस्तान हो जाता है। भारतीय प्रथा में हम बैलों से खेती करते थे, तो उससे क्या होता था, पर स्क्वायर इंच या पर स्क्वायर फुट जो प्रेशर होता था वो शायद 100 केजी से कम होता था। लेकिन आज जो हम बड़े बड़े यंत्र लाते हैं तो उनका भी प्रेशर है। तो सोचना होगा कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। और ग्रीन रिवोल्यूशन आया, वो एक तरह से एलोपैथिक ट्रीटमेंट था। उस समय भूखमरी थी, हमें भूखमरी को खत्म करना था, तो हमने ग्रीन रिवोल्यूशन लाया। लेकिन इतना ज्यादा एक्सेसिव फर्टिलाइजर का यूज किया कि आपको दुख होगा जानकर कि पंजाब से कैंसर एक्सप्रेस चलती है, इतने लोगों को कैंसर हो चुका है। तो हमें वातावरण के साथ जीना सीखना होगा। हमें विकास करना है, विकास, लेकिन सतत विकास कैसे हो इसको जरूर सीखना होगा। और इसलिए थोड़ा ध्यान देना होगा, थोड़ा नजर लौटानी होगी भारतीय विमर्श की तरह से। ये चित्र है कुछ जो गांवों का चित्र है। अभी भी आप जाएंगे आदिवासी इलाकों में, ऐसे इलाकों में जहां शायद आधुनिक विकास बहुत ज्यादा नहीं पहुंचा है, वो जिंदगी दिखती है। प्रकृति के साथ विकास होता है, आगे बढ़ते हैं, आनंद के साथ जिंदगी जीते हैं। मैं नहीं कहता हूं कि हम पूरी तरह वहां लौट आए, लेकिन जरूर एक रास्ता जरूर खोजना है जहां वर्तमान भूतकाल के साथ 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 अच्छे ढंग से रह पाए। लेकिन आज हम यहां पहुंच गए हैं। ये बहुत दुख का चित्र है, मैं इसको बार बार दिखाता हूं। आदमी इतना ज्यादा बुरा हो गया है कि अपने आनंद के लिए, कि खाने के लिए नहीं मारता, आनंद के लिए भी मारता है। नॉर्वे और डेनमार्क के पास एक द्वीप है जहां हर साल एक ऐसा फेस्टिवल मनाया जाता है जिसे वेल किलिंग फेस्टिवल कहते हैं। आप सोचिए, इतने लोगों की हम हत्या इसलिए कर देते हैं क्योंकि हमें आनंद आता है। तो कहीं ना कहीं हम रुग्ण हो चुके हैं, हमारा मानसिकता खराब हो चुका है। तो हमें क्या सोचना होगा, अंतर समझना होगा नीड, ग्रीड और एटीट्यूड का, कैसे जीना है। हमारे लिए इस धरती पर बहुत कुछ है, आने वाली जनरेशन्स के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हमारी लालच के लिए शायद 2 धरती भी कम पड़े। और ये धरती जो इतनी बीमार है, वैसी तो शायद 4 धरती भी हमारे लालच को पूरा नहीं कर पाएगी। तो आज भी जब हमारा किसान 3 गुना उपजा रहा है, तब भी इतने करोड़ लोग भूखे सो रहे हैं। आप सोचिए, कहीं ना कहीं तो हम गलती कर रहे हैं। हमें पृथ्वी को बैंक की तरह देखना होगा। हम तभी पैसा निकाल सकते हैं जब उसमें पैसा डालें। हम तभी पानी निकाल सकते हैं जब उसमें हम पानी रिचार्ज करें। हम जब उसमें तभी मिनरल निकाल सकते हैं जब ऐसा सिचुएशन क्रिएट करें, इतने जंगल लगा दें कि कम से कम रेट ऑफ डिपोजिशन ऑफ मिनरल्स को हम शायद इंक्रीज कर पाए। इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी एक कोशिश तो उस दिशा में जरूर होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, मनुष्य को नियंता नहीं बनना होगा। मनुष्य को सोचना होगा कि वो इस इकोसिस्टम का पार्ट है। अगर वो इस इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय करता है तो वो खुद को डिस्ट्रॉय करता है, क्योंकि उसका सर्वाइवल दूसरों के ऊपर निर्भर है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। तो फिलॉसफी क्या है कि आप ट्री प्लांटिंग को एक एक्ट बनाएं, एक आदत बनाइए, क्योंकि हर आदमी जब पेड़ लगाएगा तभी ये धरती हरी भरी रहेगी। और जब पेड़ होगा तो आप सोचिए एक पेड़ क्या क्या करता है। एक पेड़ बारिश कराने में हमारी मदद करता है, एक पेड़ पानी को ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने में मदद करता है, एक पेड़ नदियों के तटबंध की रक्षा करता है, एक पेड़ फल फूल देता है, एक पेड़ छाया देता है, एक पेड़ पशु पक्षियों का बसेरा होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि जब एक पेड़ होता है वो आदमियों के एक सेटलमेंट से कम नहीं होता। और एक पीपल, बरगद और पाकड़ का पेड़ जो होता है उसे देव वृक्ष कहते हैं। सोचिए क्यों कहते हैं, क्योंकि वो इतना ज्यादा काम करता है, हमारे लिए ऑक्सीजन क्रिएट करता है, हमें सब कुछ देता है। तो हमें सोचना होगा, हमें ट्री प्लांटेशन को हैबिट बनाना होगा। The planting of the tree is not the planting of tree is the planting of idea. पेड़ लगाना केवल पेड़ लगाना नहीं है, ये आइडिया लगाना होता है। By starting with the simple step of digging a hole and planting a tree, we plant hope for ourselves and future generation. आप सोचिए, अगर हमारे पूर्वजों ने इतने वृक्ष न लगाए होते तो हम आज इतने फल फूल कैसे खा रहे होते, हम इतने पेड़ों को कैसे काट रहे होते।
तो अगर हमें अपने आने वाली पीढ़ियों को सोचना है तो हमें वो प्रैक्टिस जरूर करनी है। मैं बार बार लोगों से कहता हूं कि आप क्या करेंगे, कम से कम आप जितने भी गरीब हो अपने झोपड़ी के पास 5 तरह की सब्जियों के लतर लगाएंगे जो आपकी झोपड़ी के ऊपर चढ़े। नेनुआ, करेला, सेब, लौकी, कोहड़ा। सोचिए आपको भोजन भी मिलेगा, क्योंकि वर्तमान विकास की अवधारणा में आप केवल पैसे के लिए सोचते हैं। आपको खाने के लिए खाना चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। आप पेड़ लगाइए, कम से कम 5 पेड़ लगाइए, और जो ज्यादा लगा सकता है वो रोज 5 पेड़ लगाए। वो पेड़ कैसे होने चाहिए? एक तो जो ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग पेड़ है, जो मैंने कहा पीपल है, बर है, पाकड़ है। फिर हवा को शुद्ध करने वाले चाहिए, जमीन को उपजाऊ बनाने वाले पेड़, जैसे नीम है, वो हवा को शुद्ध करती है, हमारे लिए एंटीबायोटिक का काम करती है, और जब उसकी फली जमीन पर गिरती है तो वो ऊसर जमीन को भी उपजाऊ बना देती है। आप फलों के वृक्ष लगाइए, आम, केला, अमरूद, जो भी साइट्रिक फ्रूट जरूर लगाइए। देखिए कोरोना के समय में सब लोग कुछ भी कह लें, लेकिन आपकी इम्यूनिटी बूस्टर चाहिए, और इम्यूनिटी बूस्टर क्या है? साइट्रिक फ्रूट्स है। सहजन, मोरिंगा, आप सोच सकते हैं, मोरिंगा को मैं अमृत कहता हूं। कितना भी गरीब है, अगर मोरिंगा है उसके पत्ती से साग बना के खा ले, उसके पत्ती को पानी में उबाल के पी ले, वो दूध से ज्यादा शक्तिशाली होगा। उसकी सब्जी खा ले, एंटीबायोटिक है। क्यों नहीं करते लोग? आप लोगों को समझाइए कि वृक्ष लगाएंगे तो आपका भला होगा, वो वाटर रिचार्ज करेगा, वो प्रकृति को और कितने ही स्पेसी को शरण देगा। तो कह सकते हैं बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन में पेड़ों का बहुत बड़ा रोल है। आप लताएं जरूर लगाइए, लतर जिसे कहते हैं, जो पेड़ों पर चढ़े, जो आपके घरों में चढ़े। वो फूल की लताएं हो सकती हैं, वो हर्बल चीज हो सकती है, हर्ब्स हो सकती है। तो हम अपने को पालने के लिए केवल बायोडायवर्सिटी को अगर थोड़ा सा हम इंप्रूव कर लें तो हमारा ज्यादातर 90% तो हमारी जो जरूरतें हैं उन्हीं से पूरी हो जाती हैं। तो इस पे जरूर ध्यान करिए, क्योंकि आज जैव विविधता का दिन है, उसको समझने का दिन है। मैं एक बार फिर थोड़ा सा मांसाहार वर्सेस शाकाहार की बात करूंगा, और क्या मैं कहूंगा कि इसमें बहुत ज्यादा बहस करने की गुंजाइश नहीं, समय बहुत हो गया है। बहस न की जाए, बल्कि धीरे धीरे आदत छोड़ी जाए। कारण क्या है उसको मैं दिखा रहा हूं। केवल 60 करोड़ शाकाहारी हैं, 640 करोड़ मांसाहारी हैं, जबकि इस धरती पर एक मांसाहारी का बोझ 10 शाकाहारी से ज्यादा होता है। अब आप सोच लीजिए कि 640 करोड़ जो मांसाहारी हैं वो इफेक्टिवली 6400 शाकाहारियों के बराबर है। अब धरती पर कितना बोझ है। आज पानी पेट्रोल से भी महंगा है। पानी के कारण तृतीय विश्व युद्ध होने की बात की जा रही है, और आप सोचिए 1 किलो मांस बनाने में 50,000 लीटर पानी लगता है, जबकि 1 किलो गेहूं उत्पादित करने में केवल 1500 लीटर, और 1 किलो दूध के उत्पादन में केवल 1000 लीटर। जरा साइंटिफिक ढंग से भी सोचिए तो आपको मांसाहार उचित प्रतीत नहीं होगा। इस धरती पर 100 करोड़ लोग भूखमरी के शिकार हैं, 2 करोड़ लोग अनटाइमली मर जाते हैं, और अगर केवल 10% लोग मांसाहार छोड़ दें तो हमें लगता है 10 करोड़ लोगों को भोजन मिल जाए। सोचिए, अगर आप दया भी करना चाहें तो उसके लिए भी मौका है, और अगर आप सब लोग मांसाहार छोड़ दें तो कोई भी भूखा इस धरती पे नहीं रहेगा। केवल 27 देश यूरोप के, जिनकी पॉपुलेशन शाकाहारियों के बराबर है, करीब 60 करोड़, वो इस धरती को खत्म करने पे लगे। बहुत ज्यादा जो लाइफ स्टॉक इंडस्ट्रीज है उनकी, वो धरती को नष्ट करने जा रही। इतना ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस वहां से रिलीज हो रहे हैं। आप सोचिए, हर हफ्ते हम 2000 करोड़ जानवरों को मार के खा जाते हैं। 2000 करोड़, दुख होगा जान के। स्टैटिस्टिक्स देना जरूरी है। और हर साल 10,000 स्पीसीज आर बिकमिंग एक्सटिंक्ट। 10,000 जीव जंतु नष्ट हो जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं जरा सोचें। तो अगर आप बदले नहीं तो 2048 तक समुद्र से मछलियां खत्म हो रही। मछलियां केवल आदमी नहीं खाता। यूरोप और अमेरिका में तो मछलियां, जो छोटी मछलियां होती हैं, उनको छान के समुद्र से निकाल लेते हैं। लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री में उनको शाकाहारी की जगह मांसाहारी भोजन दिया जाता है। ये मछलियां गायों को खिलाया जाता है। आप सोचिए प्रकृति के साथ कितनी छेड़छाड़ हम कर रहे हैं। तो ये दिन चेतने का है। तो अब भारतीय विमर्श की थोड़ी सी बात कर लें। इंग्लिश वर्ड रिलीजन
और भारतीय शब्द धर्म में बहुत फर्क है। धर्म वे ऑफ लाइफ है, धर्म हमारी ड्यूटीज है, धर्म हमें ये सीखने में मदद करती है कि हमारी प्रकृति क्या है। जब हम अपनी प्रकृति को समझ सके, अपने दायित्व को समझ सके, अपने कर्तव्य को समझ सके, तभी हम कह सकते हैं कि हम धर्म को समझ सकते हैं। तो जो सनातन है, जो भारतीय विमर्श है, वो जीने का एक तरीका है, इसको हमें समझना पड़ेगा। और इस जीने के तरीके में जब हम कोई भी बात करते हैं तो हम कहते हैं भू भुवः स्वः। भू मतलब अर्थ, भुवः मतलब एटमॉस्फियर, स्व मतलब आकाश। परिकल्पना है कि आकाश और पृथ्वी के बीच में जो कुछ भी है, चाहे वो जीवित है चाहे निर्जीव है, चाहे वो चर है चाहे अचर है, चाहे वो पेड़ है चाहे मनुष्य है, चाहे जानवर है चाहे पक्षी है, चाहे वायरस है चाहे बैक्टीरिया है, वो सब हमारे भाई हैं। प्रॉब्लम तभी आता है जब हम किसी भाई बहन को कष्ट देते हैं और वो कष्ट जब हमारे ऊपर लौट के आता है। हम हर हफ्ते 2000 पशु पक्षियों को, 2000 करोड़ पशु पक्षियों को मार के खा जा रहे हैं, कोई हल्ला नहीं हुआ। लेकिन एक छोटे से वायरस के प्रकोप से जब आदमियों के मरने की बारी आई तो हम सब सिमट गए, कमरे में सिमट गए। हमने सोशल डिस्टेंसिंग की बात करनी शुरू कर दी। आप सोचिए उन बेजुबानों को कितना कष्ट होता होगा जब उनकी आंखों के सामने उनके बच्चों को मारा जाता हो। ये सोचने का विषय है। हमने क्या किया, जो नेचुरल एलिमेंट है उन्हें भगवानों से जोड़ दिया। पृथ्वी माता है, वो मेरा भगवान है। आकाश पिता है, वो मेरा भगवान है। जल हमारा पोषण करता है, वो वरुण भगवान है। वायु हमें ऑक्सीजन देता है, वो आयु भगवान है। अग्नि मुझे जीवन रखने में मदद देती है, मेरे अंदर जलती है तो मेरा भोजन पचता है, बाहर जलती है तो भोजन पकता है, या बाहर अग्नि से हम बिजली बनाते हैं। माइनिंग इंडस्ट्री पूरा अग्नि पे डिपेंडेंट है। तो कहीं ना कहीं हमें हर वस्तु में खुद को देखना होगा और भगवान को देखना होगा। और इसीलिए वो उन पांचों तत्वों से जिनसे ये शरीर मिला है और जिनसे ये पूरा प्रकृति, या आप कह सकते हैं पूरा यूनिवर्स बना है, हम उसके बीच साम्यता की बात करते हैं, कोएग्जिस्टेंस की बात करते हैं। छित जन्म पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। इसको जरूर ध्यान दीजिए कि ये उसी से आया है, उसी में मिलेगा, तो हम जरूर है कि उसके साथ साम्यता से रहें। और इंडियन इकोलॉजिकल वैल्यूज और प्रैक्टिस क्या कहती है, प्रकृति की समस्त इकाइयों में शांति हो, ये हमारी कामना है। क्या होता है, द्यौ शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति है, आप शांति है, औषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति है, सर्व शांति है, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेव। मतलब कहने का मतलब ये यजुर्वेद के 36वें कांड का 10वां सूक्त है, और ये कहता है कि जब तक प्रकृति संतुलित नहीं रहेगी, जब तक इसके हर अंगों में शांति नहीं रहेगी, तब तक मनुष्य को भी शांति नहीं होगी। तो यदि आपको खुद में शांति चाहिए, विश्व में शांति चाहिए, विश्व का सुंदर विकास चाहिए, तो आपको नदियों में भी शांति चाहिए, आपको पहाड़ों में भी शांति चाहिए, आपको जंगलों में भी शांति चाहिए, आपकी अग्नि में भी शांति चाहिए। मतलब हर चीज नेचुरल स्पीड से चले, उसे कहेंगे कि वो खुद में शांति में है। हम जब डिस्टर्ब करते हैं तो क्या होता है, हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में सबसे पहला मेंशन समुद्र मंथन का आता है। और समुद्र मंथन में क्या है, मणि निकला, रंभा निकली, वारुणी निकली, शंख निकला, गजराज निकला, कल्पद्रुम जैसा वृक्ष निकला, धनवंतरी निकले, कामधेनु निकली, सब कुछ निकला, लेकिन उसके साथ हलाहल विष निकला। माइनिंग करते हैं, उससे कोयला निकलता है, उसे हीरा कह सकते हैं, हीरा निकलता है, लेकिन साथ में प्रदूषण भी निकलता है। उस समय तो शिव थे, नीलकंठ थे, जिन्होंने क्या किया, हलाहल विष अपने गले में ले लिया। उन्हें दुनिया को बचाने के लिए जो प्रदूषण था वो खुद में समा लिया। आज वो प्रदूषण समाने की हैसियत किसकी है, शायद इंजीनियर्स की। तो इंजीनियर को उस तरह की प्रोजेक्ट डिजाइन करनी होगी जहां जीरो डिस्चार्ज की अवधारणा पुष्ट होके आए। अगर कुछ भी अवजल, ठोस कचरा या वायु प्रदूषक वहां से निकल रहा है, तो वो
उसे ही प्रोसेस में हमें प्योरीफाई करके एसिमुलेट करना होगा, ये सीखना होगा। नीलकंठ की बात हमने कर ली थी। आप देखिए इंडियन इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस में अभी कुछ दिन पहले एक त्योहार बीता है जहां स्त्रियां जाती हैं और पेड़ों की पूजा करती हैं, पीपल के पेड़ की पूजा होती है, अस्वस्थ कहते हैं संस्कृत में, और महाभारत में लिखा गया है कि पीपल के वृक्ष की पूजा पूरे ब्रह्मांड की पूजा है। मैंने कहा ना, पीपल का वृक्ष खुद में एक ब्रह्मांड का मिनिएचराइजेशन है, छोटा रूप। वो जितने प्राणियों को सस्टेन करता है, नभचर, जलचर या उभयचर या पृथ्वीचर, जिस तरह से वो अपने साथ समा के रखता है, वो ब्रह्मांड का एक छोटा रूप है, मिनिएचर फॉर्म। तो हमें ज्यादा से ज्यादा, और मैं एनसीएल एम्प्लॉइज से, एनसीएल एडमिनिस्ट्रेशन से जरूर ये प्रार्थना करूंगा कि ये बड़े पेड़ जरूर लगाएं। जहां पर भी हमारी माइंस रिजुवरेट करना है, मैं जहां हो चुका माइनिंग एक्टिविटी, वहां पर आपको पीपल, बर्ड, पाकड़, इस तरह के वृक्ष, नीम तो बहुत ज्यादा, इनको लगाने की कोशिश करिए। हम लोग उसको सॉइल टेस्टिंग करेंगे, हम चाहेंगे कि उसकी सॉइल टेस्टिंग ज्यादा से ज्यादा की जाए और उसके हिसाब से क्या वृक्ष लगे वो हम प्रपोज करेंगे। कामधेनु गाय की बात भी देखिए, क्या करती है, सारे विश को फुलफिल करती है। और आज मेडिकल साइंस में भी ये बात आ गई है कि जो देसी गाय का जो दूध हम पीते हैं टाइप A2, उसे डायबिटीज नहीं होता। आज भी हमारे एक अलुमनाइज हैं जो पूरे अमेरिका में नौकरी करने के बाद ही केम बैक, 81 बैच केमिकल इंजीनियरिंग, नोएडा में प्योर साहिवाल, गिर और गंगा तीरी की खेती का पालन करते हैं। और उनका क्लेम है, वो कहते हैं कि आप अपना LFT टेस्ट करा लें और उसके बाद इस गाय का घी खाएं। आपको विश्वास नहीं होगा कि सबका बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होता है, और इसलिए उनका प्राइस बहुत ही ज्यादा है। 4,800 रुपया किलो देसी घी देते हैं गाय का, और दूध 186 रुपीज पर केजी, और भीड़ लगी है। तो हमें कुछ न कुछ विकास में सोचना होगा कि हमारा क्या अच्छा था, कुछ लोगों को उसमें लगना होगा, उस अच्छे को आगे निकालना होगा। महाभारत में कृष्ण जी का पर्यावरण से क्या संबंध था, इसके बारे में बहुत डिटेल में लिखा है। कृष्ण ने वनों के विस्तार के रूप में काम किया है, जंगल में निवास किया है, राक्षसों का वध किया है, पर्यावरण प्रदूषण में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। और अगर कालिया दाह का एपिसोड अगर आपको याद है, तो उसमें उसने जल प्रदूषण का ये पहला एग्जाम्पल है। विलोक की दूषिताम कृष्णा कृष्ण कृषाहीना तस्या विशुद्धम इक्षुण सर्प। तब कहने का मतलब उन्होंने कालिया नाग से कहा, ये सर्प तुम्हारे विष से गंगा मैली हो रही है, यमुना काली हो रही है, कृपा करके हम लोगों को रहने लायक, हम लोगों को पीने लायक इस जल को रहने दें और आप यहां से जाएं। प्रदूषक को वहां से जाने के लिए उन्होंने कहा है। ये एक तरह से इंडिकेशन है कि हमें अपने जल को नष्ट नहीं करना है। और दूसरा, जो पश्चिम के उपभोक्तावाद में संचय की परिकल्पना है, उसको हमें छोड़ के अपने भारतीय विमर्श में जो अपरिग्रह की अवधारणा है, शायद उस पर ध्यान देना होगा। ईसा वास्यमिदं सर्वम यत किंचम जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी यथा माम गृद्धः कस्यास्मिदं धनम। ईसोपनिषद में कहा गया है कि जितनी जरूरत हो उतना ही लें और दूसरों के लिए आप दें, खुद पूरा न करें। यहाँ पर ग्रह नक्षत्रों को भी अपने जिंदगी का साथी माना गया है। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। ये जब सब लोग मिल जाते हैं तब हमारे लिए एक सुंदर दिन का निर्माण होता है। आप सोचिए क्या परिकल्पना है, एक साथ की परिकल्पना है। अलग से तो हम अपने को देख ही नहीं सकते। मानव पृथ्वी को कितना पूजता था, या मानव के लिए पृथ्वी कितनी इंपॉर्टेंट है कि वो कहता है माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्याम। ये माता, ये पृथ्वी मेरी माता है, मैं उसका पुत्र हूं, और अगर मैं तुम्हारे ऊपर पैर भी रखता हूं तो उसके लिए मुझे क्षमा कर। मतलब आप भावना देखिए, विनम्रता देखिए। तो अगर हम उस पृथ्वी पर कुछ कर रहे हैं तो उस माता को ठीक करने का उपाय भी हमें करना है। माइनिंग कर रहे हैं, एक तरह से हम उसमें गड्ढा कर रहे हैं, एक चोट पहुंचा रहे हैं, तो उस चोट को ठीक करने का काम शायद हमारा ही है। अगर हम न करें तो वो चोट इतना बढ़ जाएगा कि मेरी माता
जो पृथ्वी है वो बीमार हो जाएगी, और जब वो बीमार हो जाएगी तो उसका दुष्प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ेगा। ये हमें सोचना होगा। पर्वत और जीव, द माउंटेन एंड लिविंग थिंग, पुराणों में पर्वतों को धारक माना गया है, अतः पर्वतों को तोड़ना, काटना तथा ध्वस्त करना पृथ्वी के लिए हानिकारक। और बिना पहाड़ों को काटे तो हम कुछ भी नहीं निकाल सकते। तो हमें सोचना होगा कि अगर एक पहाड़ हम नष्ट कर रहे हैं तो उसको कैसे जंगल में परिवर्तित करें और दूसरा पहाड़ कैसे बनाएं, इसके बारे में हमें गंभीरता से सोचना है। और मांडव्य सूक्त में अगर आप देखेंगे तो मेढकों के रहने से कितना बढ़िया प्रभाव होता है पृथ्वी पर, हर जीव का अपना प्रभाव। अगर जंगल से बाघ या शेर को हम खत्म कर दे तो शायद हिरण भी खत्म हो जाए। एक्सपेरिमेंट हुआ है अमेरिका में, जहां लोमड़ियां खत्म हो गई, भेड़िया, उस जंगल में रेंडियर खत्म हो गए थे। तो ये परंपरा है, उस परंपरा को हमें नहीं तोड़ना है। और कच्छप अवतार और वाराह अवतार, भगवान के दो रूप भी जानवरों के अवतार दिखाए गए, इसलिए दिखाए गए क्योंकि वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जल के लिए तो आप सोच भी सकते हैं, जल हमारे लिए अमृत है, जल हमारे लिए जीवन है, जल ही हमारी ऊर्जा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में। तो अथर्ववेद कांड 3 सूक्त 14:5 में भी जल की महत्ता को कहा गया है कि ये जल है जो अग्नि और सोम दोनों को धारण करता है, शीतलता भी है और ताप भी है। और इस पृथ्वी को सरवाइव करने के लिए शीतलता भी चाहिए, जंगल भी चाहिए, और ताप मतलब सूरज भी चाहिए। ये हमारे भारतीय विमर्श में है। हमने नदियों को कितना पवित्र माना, और आज अगर वो पवित्रता से हम दूर जा रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, हमारी नदियां नष्ट हो रही हैं। गंगैश्च यमुनैश्च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधि कुरु। गंगा सरस्वती रेवा पयोस्ति नर्मदा जलई स्नापतो असि मया देव तथा शांति कुरुसु में। इनके जल से हमको सब कुछ मिल जाता है, लेकिन हमें इनका ध्यान देना होगा। वनस्पतियां एवं नदियां, इनको बचा के रखना होगा। और भी बहुत पहले दिखा गया, अगर आप जाएंगे पुराने एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट में, तो जल को शुद्ध करने के लिए उसमें दूध डालना, ताम डालना, स्वर्ण डालना, ये भारतीय परंपरा है। और आज आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखें, इंजीनियरिंग दृष्टिकोण से भी देखें, तो जल को शुद्ध करने के लिए सिल्वर, कॉपर और गोल्ड, ये बहुत ही अच्छे मीडियम हो सकते हैं, जो एडजॉर्बेंट होते हैं, जो हम यूज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब साइंटिफिक वे ऑफ लाइफ हमारी रही है, उसको प्रैक्टिस करना होगा। उसी तरह नदियों का मतलब, गंगा की बात करें तो गंगा भी नदियों का रिप्रेजेंटेटिव है। गंगा रक्षणमेव भारत भूः संरक्षणम शाश्वतम, गंगा रक्षणमेव जीव जगतो संजीवनम सुंदरम। फिर बायोडायवर्सिटी के सर्वाइवल के लिए, बायोडायवर्सिटी को बचाने के लिए नदियों को जिंदा रहना बहुत जरूरी, क्योंकि हमारे जलचर, मीठे जल के जलचर नदियों में ही रहेंगे, खारे जल के जलचर समुद्र में ही रहेंगे। उनको हम एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित नहीं कर सकते। अतः हमें नदियों को सुरक्षित रखना होगा, क्योंकि नदियां जब सुरक्षित रहेंगी तभी हम सुरक्षित रहेंगे। गंगा में ये 14 कार्य वर्जित थे। आप सोचिए, नदियों को बचाने के लिए कोड ऑफ कंडक्ट थे हमारे पास, प्रकृति को बचाने के लिए कोड ऑफ कंडक्ट थे हमारे पास। गंगा पुण्य जलम प्राप्यम चतुर्दशम विवर्जयेत, शौचम आचमनम केशम निर्मल्य घर्षणम गात्र संवाहनम कृणा प्रतिग्रहमतो रतिम अन्य तीर्थम रतिम चैव अन्य तीर्थम प्रशंसनम वस्त्र त्यागम तथा ज्ञातम संतारम च विशेषतः। ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है कि गंगा के जल में आप सब कुछ नहीं कर सकते, आप उसमें थूक नहीं सकते, उसमें आप रगड़ रगड़ नहा नहीं सकते। कहने का मतलब उसकी शुद्धता को आप ध्यान देना होगा। आज हमें कहना पड़ रहा है कि गंगा को बचाना होगा तो उसमें फूल मत डालिए, उसमें सौ के अवशेष मत डालिए, उसमें फूल मतलब कहने का मतलब साबुन मत लगाइए, ये सारी चीज पहले कही गई। आप सोचिए, तो भारतीय विमर्श बहुत ही जरूरी रहा है। और प्रोटेक्शन ऑफ वाटर बॉडीज को बहुत ज्यादा बल दिया गया है। वापी कूप तड़ागानी देवता यतनानि च पतितानि युद्धरेद यस्तु स आपूर्त फलम स्नुते। जीर्ण मतलब पुरानी बावली, कुआं, तालाब एवं मंदिरों की जो रक्षा करता है उसे बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। अगर आप पुराने तालाब को रिजुवनेट कर दें, पुराने नदियों को रिजुवनेट कर दें, वृक्षों को फिर से जिंदा कर दें, कुओं को पुनर्जीवित कर दें, ये बहुत बड़े पुण्य का काम है। तो हमें लगता है
कि एनसीएल को कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत ये सारे काम बहुत तेजी से करने चाहिए उस एरिया में जहां हम काम कर रहे हैं। क्योंकि आगे ये कहता है कि जल स्रोत तथा पशुधन को पटवाने या काटने वालों की क्या हालत होती है। देखिए, पूर्णे कुपवापिना वृक्ष छेदेन तापातने विकृणते गजम वाचा स्वगोबधम तस् निर्देशे। कुओं तथा बावली को पटवाने वाला, वृक्षों को कटवाने वाला, हाथी घोड़ों को कष्ट देने वाला गोवध का भागी होता है। बहुत बड़ा पाप। तो इस पाप को हमें कम करना है। कम करने का मतलब क्या है? उसको अगर हमारे लिए बहुत जरूरी है वृक्ष काटना, तो अगर हम एक वृक्ष काटें तो हम 5 वृक्ष लगाएं तो हम उस पाप से बच जाएंगे। तो ये हमें करना होगा। और मानव और वृक्ष के संबंध को आप देखिए, इसको कितना बढ़िया ढंग से कहा। अब इसको देखेंगे, मूल तो ब्रह्म रूपा है, इसके जड़ में ब्रह्म का निवास है। मध्य तो विष्णु रूपिणम, तने में विष्णु का निवास है। अग्रतः शिव रूपा है, इसकी ब्रांचेज जो है वो शिव की जटाएं हैं। ऐसे वृक्षराज को मेरा नमस्कार। आप देखिए, जो त्रिमूर्ति जिसको हम सबसे ज्यादा आदर करते हैं, उसको कहा जा रहा है कि ये वृक्ष में है। आप समझ लीजिए कितना जरूरी है। इसलिए पेड़ रोपना, वृक्ष लगाना, ये प्रैक्टिस करना होगा। भूमदानेन ये लोका गोदानेन चकीर्तिता ताल लोकान प्राप्युन्यार्थम पादपान पड़े। मनुष्य को भूदान और गोदान से जिन लोगों की प्राप्त होती है, उन लोगों की प्राप्ति केवल वृक्ष रोपने से होती है। आप सोचिए कितना बड़ा पुण्य है। और ये पुण्य ही नहीं है, ये धरती को बचाना है। तो हम माइनिंग इंडस्ट्री वालों को तो ये देखना होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ कैसे लगाएं, क्योंकि पेड़ मतलब पानी, पेड़ मतलब फल, पेड़ मतलब हवा, जो तीनों हमारी जरूरतें हैं वो पेड़ से पूरी होती है। तो वृक्ष लगाइए, आपका बायोडायवर्सिटी भी बचेगा, जितना जंगल रहेगा। और मैं तो अब सबसे अनुरोध करने वाला हूं, एक जंगल लगाने की प्रैक्टिस करिए। मेरे पास 3 बिस्वा भी जगह है, उसमें मैं 10 बाई 10 का जंगल लगाऊंगा। आप विश्वास कर सकते हैं, 10 बाई 10 और 20 बाई 20 का भी जंगल अगर आप लगाते हैं तो आप जल संचयन कर रहे हैं, आप बायोडायवर्सिटी कंजर्व कर रहे हैं, आप वायु के शुद्धिकरण में सहयोग कर रहे हैं। आप प्रैक्टिस करिए इसकी। तो ओजोन छिद्र के बारे में भी बहुत पहले सोच लिया गया था ऋग्वेद में। आप समझ सकते हैं हम अच्छे खासे वैज्ञानिक प्रगति किए हुए। तो सस्टेनेबिलिटी तो रामायण में भी है। सस्टेनेबिलिटी का सबसे बड़ा उदाहरण कुंभकर्ण का एपिसोड है। कुंभकर्ण बहुत ज्यादा खाता था, इसलिए भगवान ने उसे श्राप दिया कि तुम 6 महीना सोओगे, एक दिन के लिए जगोगे, फिर 6 महीना सो जाओ। अगर वो हमेशा जगता तो शायद जंगल पहाड़ सब खा जाता। तो इसलिए मनुष्य जो आज कुंभकर्ण हो गया है, उसे अपनी गतियों को विराम देना होगा। लिखा गया है, जो यही खल नित करबु आहारू कोई है सब उजारू संसारू। अगर ये रोज इस गति से खाएगा तो सारी दुनिया उजड़ जाएगी। आप समझ रहे हैं? तो हमें सस्टेनेबिलिटी पर ध्यान देना है। बैड गवर्नेंस का असर भी प्रकृति पे पड़ता है। ये भी रामायण से है कि जब उनकी माता कैकेयी ने उनको वनवास के लिए सोचा था, उनकी विचार मात्र से ये अयोध्या कितनी गंदी हो गई थी। सियारों का आवाज, एक वर्णन है। थोड़ा समय कम है, मुझे लग रहा है जल्दी जाना होगा, जल्दी करना होगा। क्या हो रहा है, जरा इसको बदल कर रहा है। ठीक है, थैंक यू। सॉरी, थोड़ी गड़बड़ी हो गई स्लाइड में। तो कहने का मतलब, अगर अच्छा शासन होगा उसका इंपैक्ट नदियों में दिखेगा। आप देखिए, सदा सुमन फल सहित सब ध्रुमनव नाना जाज प्रकट सुंदर शैल पर मनी आकर बहुबात। राम के राज्य में सब कुछ खुशहाल हो गया था। सुखमय एवं सुव्यवस्था की स्थिति में नदियां स्वस्थ रहती हैं, सुंदर जल होता है। अगर वो जल नष्ट हो गया, इसका मतलब प्रशासन सही नहीं। तो अगर हमें अच्छा प्रशासन देना है तो इस पर ध्यान देना होगा। और सोसाइटल हैप्पीनेस तभी होगी जब प्रकृति अच्छा होगा, बायोडायवर्सिटी अच्छा होगा। तो जल प्रबंधन की बहुत पुरानी जीवित उदाहरण अभी श्रृंगवेरपुर में, प्रयाग से अगर लखनऊ की तरफ आप जाएंगे तो 2000 वर्ष पुरानी जो आपको जल संशोधन प्रणाली दिख जाएगी। अब इसको मैं थोड़ा छोड़ूंगा क्योंकि समय कम है। हर ग्रंथ में ये प्रेजेंटेशन आपसे शेयर कर देंगे कि भारतीय विमर्श में और हर ग्रंथ में, राइट फ्रॉम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, फिर उपनिषद जो लेटर वैदिक पीरियड है, उपनिषद में, फिर पुराण में, हर जगह प्रकृति की बात की गई है। और प्रकृति से
कैसे साम्यता से रह के हम आगे जा सकते हैं। वेदास में जो आज से 4,500 साल पहले या 5,000 साल पहले पश्चिम वैज्ञानिकों और विद्वानों के अनुसार, हमारे अनुसार तो ये और पहले था, आप देखेंगे हर जगह इस बात की बात की गई है कि अगर आप प्लांट और हर्ब हैं तो वो अथर्ववेद कहता है कि वो विष को दूर कर देंगे। प्रदूषण की पहली परिकल्पना ऋग्वेद में नहीं आती, लेकिन अथर्ववेद में आ जाती है। वो कहता है कि अगर वहां प्रदूषण को विष के रूप में कहा है, पॉइजन कहा है, कि अगर विष को नष्ट करना है तो अब ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाइए, क्योंकि ये पोल्यूशन को नष्ट करते हैं। वो कहते हैं कुछ ऐसे, जैसे गुग्गुल, जैसे गिलोय जिसे हम कहते हैं या गुग्गुल कहते हैं, वो हवा को शुद्ध करता है। ये अथर्ववेद के 19वें कांड के 38वें सूक्त में लिखा हुआ है। तो पानी को गंदा नहीं करने की वार्निंग अथर्ववेद में दी गई 4,500 साल पहले। तो आप सोच सकते हैं कितना साइंटिफिक था सनातन धर्म। यजुर्वेद में भी इस तरह से कहा गया है कि हमारा सागर ट्रेजर है, वेल्थ का। आप पानी को जहर मत बनाइए, आप पेड़ों को मत काटिए। ये यजुर्वेद के 6वें कांड के 33वें सूक्त में है। कहा गया है कि आकाश और वातावरण को भी बेसैला न बनाएं। ये पूरी दुनिया एनर्जी से भरी है, लेकिन सूरज इसका सेंटर है और हमारे प्लेनेट के लिए आपको सेंटर है। ये सारी बात हमारे वेदों में है। आप, समय कम है, उपनिषद में 1500 से 600 BC की बात करें तो चाहे बृहदारण्यक उपनिषद हो, चाहे तैत्तिरीय उपनिषद हो, चाहे ईशोपनिषद है, हर जगह ईशोपनिषद में कहता है देयर इज इक्वलिटी अमंग ऑल स्पीशीज, द यूनिवर्स along with its creatures belong to the Lord, no creation is superior to any other। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हमने अपने को सबसे ज्यादा सुपीरियर मान के इस पृथ्वी को नष्ट कर दिया। कहा ये सब मेरे लिए बना है और इसलिए नष्ट कर दिया। और पहला उपनिषद जो मैंने दिखाया उसमें इसने लिखा है कि यूनिवर्स हमारा गॉड चूंकि कण कण में विराजमान है, पानी में, जल में, अग्नि में, तो हमें उसे सुरक्षित रखना है। फिर पुराणों में देखेंगे, चाहे नरसिंह पुराण हो, चाहे विष्णु पुराण हो, चाहे पद्म पुराण हो, चाहे स्कंद पुराण हो, चाहे वाराह पुराण हो, मत्स्य पुराण हो, अग्नि पुराण हो, पद्म पुराण हो, सब में आप पढ़ेंगे तो पेड़ों को काटना वर्जित है और हरे पेड़ों को काटने वालों को मृत्यु दंड तक की इसमें प्रोविजन है। आप सोच सकते हैं। तो आप, और यहां लिखा है अगर तुलसी का पौधा भी अगर आप अपने घर में लगा लें तो यम आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकता। और इन्होंने कहा एक आदमी को क्या करना चाहिए, पीपल लगाना चाहिए 1, नीम लगाना चाहिए 1, बट लगाना चाहिए 1, 2 अनार लगाने चाहिए, 2 संतरा लगाने चाहिए, 5 आम के पेड़ लगाना चाहिए, 10 फ्लावरिंग प्लांट लगाना चाहिए, तो वो नरक में कभी नहीं जाता। आप सोचिए, ट्री प्लांटेशन को एक हैबिट बना दिया। बायोडायवर्सिटी को आप इंप्रूव कर सकते हैं अगर इनको देख लें। समय कम है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूं। तो ये फिलॉसफी रही है, इन्वायरमेंटल सेंसिटिव फिलॉसफी। आप सनातन को या भारतीय विमर्श को कह सकते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं मेरे अंदर प्रभु है, तेरे अंदर प्रभु है, हर जानवर में प्रभु है, हर कण कण में प्रभु है। तो हमें सबकी इज्जत करनी होगी। तो अब हमें करना क्या है, इसको बचाने के लिए जो परिस्थिति हो चुकी है, जो बुराइयां हो चुकी हैं, उसको बेहतर करने के लिए हमें अपने आदतों में परिवर्तन करना। पहला सलाह हर आदमी को, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बच्चा हो, चाहे कुछ न करता हो, चाहे नौकरी करता हो, चाहे व्यापार करता हो, चाहे माइनिंग इंडस्ट्री में हो, चाहे हमारे जैसा शिक्षक हो, उसको अपने आदतों में परिवर्तन लाना है। क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करना है। तो हमें लगता है एनसीएल को भी अब सोचना होगा कैसे ज्यादा से ज्यादा हम क्लीन कोल टेक्नोलॉजी की तरफ जाएं, हम ज्यादा से ज्यादा सोलर एनर्जी हार्नेस करें, विंड एनर्जी हार्नेस करें, या इन दोनों को मिला के कोई एक कपुल्ड एनर्जी के कॉन्सेप्ट को विकसित करें, बायोमास एनर्जी की तरफ जाएं। इसको जरूर सोचना होगा। हमें जीरो डिस्चार्ज कॉलोनी की परिकल्पना लानी होगी। एनसीएल के हर कॉलोनी को, अभी बात करने की बात नहीं है, प्रैक्टिकली करिए इसको। हर कॉलोनी के औजल को और ठोस कचरे को वही ट्रीट करिए और उसको यूज करिए। कोई भी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, होटल, मॉल, सबको, जैसे इंडस्ट्री के लिए हम कहते हैं कि जीरो डिस्चार्ज जरूरी है, इनके लिए भी जीरो डिस्चार्ज जरूरी है। खेती में हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाना होगा। हमें गोपालन या पशुपालन को आदत बनाना होगा। ये एक तरह से डिपेंडेंट सिस्टम है।
जानवर होंगे वो क्या खाएंगे? खेती का अवशिष्ट खाएंगे, जिसे हम जलाकर वायु प्रदूषण कर रहे हैं। और जानवरों का अपशिष्ट जो होगा गोबर, वो खेत में जाएगा, वहां हमें रासायनिक खादों की जरूरत नहीं होगी। नीम का पेड़, नीम का तेल हमारे लिए कीटनाशक का काम करेगा। बहुत से तरीके हैं। सोचिए, प्लांटिंग ऑफ ट्री तो हैबिट होनी ही होनी है, उसको भूलना नहीं है। वाटर हार्वेस्टिंग को हैबिट बनाइए। कोई भी घर ऐसा ना हो जिसके छत का पानी बहे, उसे भूजल में जाना होगा। हमें नदियों के साथ साथ कुओं और तालाबों को पुनर्जीवित करना होगा। और मैं अनुरोध करूंगा एनसीएल एडमिनिस्ट्रेशन को कि इस काम को बड़े रूप में लें, ज्यादा से ज्यादा तालाब बनवाएं। देखिए, जितने आदिवासी इलाके हैं, जितने पर्वतीय इलाके हैं, जहां जल के बाद, जल या वर्षा ऋतु के बाद पानी की कमी होती है, वहां तभी संपन्नता आएगी जब वहां तालाब होंगे। बुंदेलखंड जो सन 73 तक, 1973 तक एक रिच जगह होती थी, आज सबसे पिछड़ा है। हुआ क्या? लोगों ने तालाबों के संस्कृति को खत्म करके तालाबों को पाट दिया, और आज वहां से मास माइग्रेशन हो रहा है, लोग मजदूर बन के बाहर जा रहे हैं। उस स्थिति को रोकिए, और ये हम कर सकते हैं पढ़े लिखे लोग। तो नदियों को भी बचाएं, ये तो हुआ एटीट्यूड में चेंज करें। दूसरा है, जो युवा हैं वो इस तरह के प्रोफेशन को ज्वाइन करें जहां अपने घर को चलाने के साथ साथ समाज और पृथ्वी की भी रक्षा हो सके। एंटरप्रेन्योरशिप के फील्ड में हमने एनसीएल आईआईटी बीएचयू, बहुत खुशी है, सबको शायद न पता हो कि आईआईटी बीएचयू का इंक्यूबेटर, जहां से नए नए उद्यमी निकल रहे हैं, अब वो आईआईटी बीएचयू का ही नहीं है। वो इंक्यूबेटर एनसीएल और आईआईटी बीएचयू का एक साझा पुत्र है, एक कंबाइंड पुत्र है। और इस इंक्यूबेटर से भी बहुत सी ऐसी कंपनी निकल चुकी हैं जिन्होंने पर्यावरण की रक्षा में अपना योगदान दिया है। उसमें कुछ है हस्क पावर सिस्टम, जिसने कृषि के अपशिष्ट से बिजली बनाना शुरू किया। ब्रिज.टेक सर्विसेज, उसने कृषि के अपशिष्ट से जब बिजली बना लिया और जो राख बनी, उस राख से सिलिका बनाना शुरू किया। उसी तरह आईमिनबिट, जिसने आरओ वाटर में ज्यादा जल के दुरुपयोग को रोका। मानसनंद, जिसने डिटर्जेंट बनाया रीठे से। और इस तरह के बड़े एग्जाम्पल्स हैं, आपको करना पड़ेगा। दिनेश मंत्री मेरा स्टूडेंट है, उसने भी कई प्रोडक्ट बनाए। तो ये, और अंतिम है कि हमें मिशन बनाना होगा। मिशन क्या बनाना होगा कि कैसे ये धरती सुंदर। मिशन क्या बनाना होगा कि विकास हो लेकिन विनाश न। और विकास की, जरूरी विकास के रास्ते में जो विनाश हो गया है, उसको कैसे हम रिक्लेम करें, रिजुवनेट करें। इंजीनियरिंग, अच्छी इंजीनियरिंग और अच्छी इंजीनियरिंग डिजाइन का यही मतलब होता है कि वो अपने पीछे बैड इको प्रिंट छोड़ के न जाए। जो हमारा इकोनॉमिक फुटप्रिंट है वो अच्छा होना चाहिए। इस धरती पर जो कदम हो वो पूजनीय कदम हो। क्या करें? तो हमें मिशन के रूप में ये काम करना पड़ेगा। एनसीएल के हर एम्प्लॉइज को अपने एटीट्यूड में परिवर्तन करना होगा। समूह के रूप में हर कॉलोनी में कैसे इन्वायरमेंट को अच्छा बना पाए, कैसे बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन में रोल अदा कर पाए, ये सोचना होगा। हर कॉलोनी के कोने में पार्क तो बहुत जरूरी है, लेकिन मैं कह रहा हूं पेड़ तो बहुत जरूरी है। हर कॉलोनी का एक कोना, चाहे वो 1 बीघे का हो, चाहे 10 हिस्से का हो, आप जंगल बनाइए, बहुत जरूरी है। आपका वातावरण परिवर्तित हो जाएगा, तरह तरह की स्पीसीज उसमें रहना शुरू करेंगे और वो भी आपके वातावरण को शुद्ध करने में आपकी मदद देंगे। तो मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा कुछ अच्छे लोगों का नाम लेके। संत सिचेवाल, एक 120 किलोमीटर लंबी नदी को बिना किसी सरकारी अनुदान के शुद्ध कर दिया उन्होंने। पोपटराव पवार, महाराष्ट्र में, शायद पवार भी पुणे से पढ़ाई करके अपने गांव तभी लौटा जब मैं बॉम्बे छोड़ के बनारस लौटा। पवार ने कम से कम एक गांव को तो सुंदर बना दिया। हम तो बात करते हैं, हम भी घूम घूम के कोशिश करते हैं। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि 3 आश्रम ऐसे बनाए जाएं जहां बायोडायवर्सिटी अपने जेनिथ पे हो, जहां पर भारतीय विमर्श का अध्यापन हो, जहां वो स्किल जो हम भूल चुके हैं उनको लोगों को सिखाया जाए, जिसे लोग अपने घरों में, अपने गांव पे रह के कृषि को प्रसंस्करण करके उद्योग धंधे स्थापित कर सके। और इसमें
मैं जरूर एनसीएल का सहयोग का आकांक्षी होऊंगा कि वो मॉडल के रूप में 2-3 गांव ऐसे विकसित करें अपने पास, जहां बायोडायवर्सिटी जबरदस्त हो, जहां जल शुद्ध हो, जहां तालाब हो, जहां वृक्ष हो, जहां लोग अपना उद्योग धंधे कर रहे हो, उनको बाहर भागना न पड़े। और ये ना हो कि ये सबसे गंदा टाउन है। अरे भाई, ये टाउन जरूर क्रिएट हो रहा है पोल्यूशन, लेकिन हम उससे ज्यादा पोल्यूशन को क्लीन करने में मदद देने की कोशिश कर रहे हैं। तो धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें सुना, आप हमारे साथ बने रहे। मुझे लगता है कि आज मैंने अपनी बात लगभग रख ली है, और जो भी कुछ प्रश्न अगर कुछ आने चाहे तो आ जाए, नहीं तो हम लोग कभी आराम से, क्योंकि 6:30 बजे आज का दिन बड़ा व्यस्त है। इसके पहले 4:50 तक मैं एक दूसरे वेबिनार में था, जहां महामना मालवीय के विमर्श की बात पर्यावरण के लिए कर रहे थे। आज हम एम्प्लॉइज और ऑफिसर्स के साथ हैं नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड के। 5 बजे के बाद हम आपके साथ थे, जहां हमने विकास के साथ साथ विनाश को बचाने की अवधारणा पर भारतीय विमर्श की महत्ता पर बात की। और हम बहुत ही निश्चित है, हम श्योर हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम कितना भी बड़ा माइनिंग करें, कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट लगाएं, उसके फुटप्रिंट को हम निश्चित ही सुधार सकते हैं। ये बैठ के बात करने लायक बात है, और इसकी शुरुआत कर सकते हैं एक एक कॉलोनी से, और एक एक गांव को आप एक उदाहरण के रूप में लें, एग्जाम्पल के रूप में, जो सेट करे एग्जाम्पल, जिससे दूसरे लोग आगे आए। बाकी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप देश के विकास में सतत योगदान दे रहे हैं, ऐसे ही देते रहिए। लेकिन जरूर चेतिए, ये केवल मनाने वाला दिवस ना हो। ये पर्यावरण दिवस है, हम कुछ अच्छी अच्छी बातें कर ले, कुछ बुरी भी बातें कर ले। जैसे मैंने कुछ मांसाहार पे बुरी बातें की होंगी, कुछ लोगों को लगा होगा कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, लेकिन उसके पीछे हमने कारण बताए क्यों। एक समय मजबूरी थी जब अरब में रेगिस्तान था, भोजन नहीं होता था। एक समय मजबूरी थी जब अंटार्कटिका में कुछ भोजन नहीं पैदा होता था। लेकिन इस ग्लोबल युग में जब मैं यहाँ बैठ के सिंगरौली में आपसे बात कर सकता हूँ, और जब मेरे बच्चे इटली का पिज्जा यहाँ बैठ के बनारस में खा सकते हैं, तो हम क्यों ना पौष्टिक आहार खाएं, वेजिटेरियन खाएं। और अंत में अपने प्रधानमंत्री मोदी जी की बात जरूर कहूंगा, ये पैंडेमिक ने हमें सिखाया है, लोकल पर जोर दीजिए और उसके लिए वोकल हुए। तो आप भी लोकल स्पीसीज, चाहे वो फूड की हो, चाहे जानवर की हो, चाहे ट्री की हो, उसको जरूर, नेटिव स्पीसीज जो कहते हैं, उसको आगे बढ़ाइए और एक अच्छे विश्व के निर्माण में सहयोग करिए। थैंक यू, धन्यवाद।